दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोग 12 साल तक वेट करें और उसके ट्रेलर रिलीज के 2 मिनट पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाए और रिलीज से पहले ही अरब डॉलर की इकोनॉमी खड़ी हो जाए। ये कोई मूवी नहीं है, ना ही कोई कार, ये एक वीडियो गेम है। लेकिन रुकिए, ये वीडियो किसी गेम की स्टोरी नहीं है, ये उस मशीन की स्टोरी है जिसे बनाने के लिए इंसानों ने इतना पैसा, इतना टाइम और इतना टैलेंट झोंक दिया कि एक्सपर्ट्स भी आज इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट में गिनते हैं। एक बिल्डिंग बनती है, बनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड को बनाने के लिए सिर्फ सीमेंट नहीं, कोड, AI, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, लॉ, एक्टिंग, म्यूजिक, सर्वर और हजारों इंसानों की जिंदगी लगती है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर ऐसा क्या है जो बाकी कंपनीज 2-3 साल में गेम लॉन्च कर देती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लगभग 1 दशक तक खुद को दुनिया से छिपा कर रखता है। मार्केटिंग नहीं, इसका रीजन कुछ और है। आज सोशल मीडिया का रूल क्या है? फास्ट अपलोड करो, फास्ट वायरल हो जाओ। लेकिन इस प्रोजेक्ट का रूल बिल्कुल उल्टा है, लेट लॉन्च करो, लेकिन ऐसा लॉन्च करो कि अगले 10 साल तक कोई तुम्हारे लेवल तक ना पहुंच पाए। यही वजह है कि इसे लोग सिर्फ गेम नहीं, बेंचमार्क बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की रेस नहीं चलती, परफेक्शन और ऑब्सेशन चलता है। एक कैरेक्टर की वॉकिंग गलत लगी, दोबारा बनाओ। कार का सस्पेंशन अनरियल लग रहा है, दोबारा बनाओ। वाटर फेक लग रहा है, दोबारा बनाओ। एक डिटेल भी एवरेज नहीं होनी चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे, भाई आखिर गेम में ऐसा क्या डाल रहे हैं जो 10 साल से ज्यादा निकल गए? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो स्क्रीन पर सिर्फ गेम देखते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे चल रहे हजारों लोगों की फैक्ट्री कभी नहीं देखते। और यकीन मानो, असली शो कभी शुरू भी नहीं हुआ। आप जरा दिमाग में एक नंबर इमेजिन करो, $2 बिलियन। सुनने में बस एक फिगर लगता है, लेकिन अब इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो ये लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा बैठता है। एग्जैक्ट वैल्यू डॉलर रेट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। अब यहीं से इंटरनेट पर एक लाइन वायरल हो जाती है, एक गेम पर बुर्ज खलीफा से ज्यादा पैसा लगा दिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि नंबर्स बड़ा है या छोटा है, असली सवाल ये है आखिर इतना पैसा गया कहाँ? क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद वहीं खड़ी रहती है, उसका दरवाजा वहीं रहेगा, उसकी दीवारें वहीं रहेंगी, लेकिन एक डिजिटल वर्ल्ड हर सेकंड बदलता रहता है। तुम कैरेक्टर चलाते हो तो लाखों लाइंस का कोड एक साथ फैसला करता है कि पैर कैसे उठेगा, शैडो किस एंगल पर पड़ेगी, कार की हेडलाइट बारिश में कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, हवा तेज होगी, पेड़ कितना हिलेगा, और सामने खड़ा इंसान तुम्हें इग्नोर करेगा या तुम्हारी तरफ देखकर रिएक्शन देगा। मतलब यहाँ ईट नहीं लगती, लॉजिक लगता है। और लॉजिक एक बार लिखकर खत्म नहीं हो जाता। अगर एक रूल बदल गया तो उसके पीछे जुड़े हजारों रूल्स भी बदलने पड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ एक छोटी सी भी गलती महीनों का काम दोबारा शुरू करवा सकती है। आप सोचो, अगर सिर्फ एक इंसान ये सब नहीं बना सकता तो आखिर कितने लोग मिलकर बनाते होंगे? यहीं से इस डिजिटल प्रोजेक्ट की असली कहानी शुरू होती है। किसी ऑफिस में बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हजारों एक्सपर्ट से चलने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो कई बार छोटी कंपनी नहीं, एक छोटे शहर जैसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल पैसा नहीं है, लोगों का है। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा शहर बनाना हो जिसमें लाखों चीजें एक साथ चले, तो क्या 50-100 लोग काफी होंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर हजारों डेवलपर्स, आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, राइटर, साउंड इंजीनियर्स, AI प्रोग्रामर्स, फिजिक्स एक्सपर्ट्स, डिजाइनर, टेस्टर और लॉयर सालों तक काम करते हैं। किसी की जॉब सिर्फ पेड़ बनाना होता है, किसी की सिर्फ सड़क, किसी की सिर्फ कार की आवाज, और किसी के सिर्फ देखना कि कैरेक्टर पैर हवा में तो नहीं रख रहा। अब सुनने में यही छोटी छोटी बातें लेकिन रियलिटी में यही करोड़ों रुपए खा जाती है। एक कैरेक्टर की वॉकिंग तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड दिखती है, लेकिन उसके पीछे महीनों मोशन स्टडी, एनिमेशन, कोडिंग, टेस्टिंग छिपी होती है। अगर चलते वक्त हाथ थोड़ा सा भी हिल गया, पूरा प्रोसेस दोबारा। अगर फेस पर इमोशन फेक लगा, फिर से रिपीट प्रोसेस। अगर NPC दीवार में घुस गया तो फिर से करो। यही फर्क है गेम बनाने में और रियलिटी बनाने में। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या? ऐसे प्रोजेक्ट में कई टीम एक दूसरे का काम भी नहीं देख पाती। एक टीम वेदर बना रही है, दूसरी ट्रैफिक, तीसरी AI, चौथी स्टोरी, 5वीं साउंड, और फिर सालों बाद इन सबको एक साथ जोड़कर देखा जाता है कि कहीं एक बदलाव से पूरी दुनिया टूट तो नहीं गई। यानी ये कोडिंग कम, डिजिटल फैक्ट्री ज्यादा है। अब सोचो, अगर हजारों लोग रोज काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हर महीने सिर्फ सैलरी में जा रहे हैं, तो इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बाकी कंपनीज के पास नहीं है? आगे ऐसे कौन सी मशीन, कैमरा और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से डिजिटल कैरेक्टर कई बार असली इंसान से भी ज्यादा रियल लगने लगता है? यहीं से असली पैसा उड़ना शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ इंसानों की नहीं है, टेक्नोलॉजी की है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर कंपनीज पीछे छूट जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, किसी गेम में कैरेक्टर दौड़ते वक्त बैलेंस बनाता है, कार ब्रेक मारती है तो आगे की तरफ झुकती है, बारिश शुरू होती है, सड़क पर रिफ्लेक्शन बदल जाता है, कपड़े हवा के हिसाब से हिलते हैं, और NPC तुम्हारे सामने आकर साइड भी हो जाता है। ये मैजिक नहीं है, इसके पीछे अलग अलग समय एक साथ काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले आता है गेम इंजन। आसान भाषा में समझो, जैसे इंसान के शरीर में ब्रेन होता है, वैसे ही किसी गेम का ब्रेन उसका इंजन होता है। वही तय करता है कि फिजिक्स कैसे चलेगी, लाइट कहाँ पड़ेगी, पानी कैसे बहेगा, एक्सप्लोजन कैसा दिखेगा, और एक सेकंड में लाखों कैलकुलेशन कैसे होगी। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स अपना इंजन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया का सबसे रियल डिजिटल वर्ल्ड बनाना है तो बाजार का टूल नहीं, अपना टूल बनाना पड़ता है, और इसी टूल को बनाने में कई साल निकल जाते हैं। लेकिन इंजन अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब आते हैं मोशन कैप्चर पर। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से
डिजिटल कैरेक्टर खिलौना नहीं इंसान लगता है। रियल कैरेक्टर के शरीर पर दर्जनों सेंसर लगाए जाते हैं, चारों तरफ सैकड़ों कैमरे लगे होते हैं। वो चलते हैं, दौड़ते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं और कंप्यूटर उनके हर मूवमेंट को डिजिटल डेटा में बदल देता है। इसलिए कई बार कैरेक्टर की आंख, उंगलियां और चेहरे का छोटा सा एक्सप्रेशन में रियल लगता है। फिर आती फिजिक्स। अगर कार 120 किलोमीटर की स्पीड से डिवाइड तो सिर्फ एनिमेशन नहीं चलती, सिस्टम कैलकुलेट करता है कि वेट कितना था, स्पीड कितनी थी, एंगल क्या था, डैमेज कितना होना चाहिए और यही कैलकुलेशन हजारों ऑब्जेक्ट्स पर हर सेकंड चलती रहती है। यानी तुम स्क्रीन पर सिर्फ 60 FPS देखते हो, लेकिन बैकग्राउंड में करोड़ों मैथमेटिकल कैलकुलेशन हर मिनट हो रही होती है। और अभी तक गेम बना भी नहीं है, क्योंकि जितना मुश्किल इसे बनाना है उससे कई गुना मुश्किल इसे लीगल बनाना। एक गलत लोगो, एक गलत बिल्डिंग और करोड़ों का लॉस सामने खड़ा हो सकता है। यहीं से शुरू होती है वो दुनिया जिसके बारे में ज्यादातर गेमर्स ने आज तक सोचा भी नहीं हो। यहीं पर ज्यादातर लोग सोचते हैं चलो कोडिंग हो गई, ग्राफिक्स बन गए, अब गेम तैयार होगा, लेकिन रियलिटी यहीं से पलटी मारती है, क्योंकि अब सामने आता है सबसे महंगा और सबसे सिरदर्द वाला डिपार्टमेंट, लीगल टीम। सोचो अगर तुम गेम में किसी रियल कार कंपनी का लोगो डाल दो, क्या वो कंपनी फ्री में यूज करने देगी? बिल्कुल नहीं। म्यूजिक इस्तेमाल करना लाइसेंस चाहिए, किसी इंसान का फेस बिल्कुल कॉपी हो गया कोर्ट नोटिस आ सकता है, किसी ब्रांड की बिल्डिंग हूबहू बना दिया ट्रेडमार्क का इश्यू खड़ा हो सकता है। यानी गेम बनाना सिर्फ कंप्यूटर का काम नहीं, लॉयर्स का भी फुल टाइम प्रोजेक्ट होता है। अब एक और ट्विस्ट सुनो, दुनिया के हर देश के रूल्स भी एक जैसे नहीं होते। कहीं वॉयलेंस पर रूल अलग है, कहीं गैम्बलिंग जैसे फीचर्स पर, कहीं प्राइवेसी और कहीं एज रेटिंग्स के लिए। कई बार एक ही गेम अलग अलग देशों में अलग रूल्स के साथ लॉन्च होता है, और अगर किसी कंट्री का रूल फॉलो नहीं किया तो सालों की मेहनत के बाद भी गेम वहाँ रिलीज नहीं हो पाएगा। अब सोचो हजारों लोग कोडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ लॉयर्स भी फाइल देख रहे हैं, आर्टिस्ट डिजाइन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं बाद में करोड़ों का केस ना हो जाए। लेकिन मान लो इतनी सारी प्रॉब्लम पार करके गेम्स लॉन्च भी हो गया। यही वो जगह है जहाँ करोड़ों लोग सबसे बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। उन्हें लगता है कि गेम बिक गया, कंपनी ने पैसा कमा लिया, अब तो आराम ही आराम होगा। लेकिन रियलिटी ये है, रिलीज डे फिनिश लाइन नहीं होती, वो तो सिर्फ डे 1 होता है। जिस दिन लाखों प्लेयर्स पहली बार लॉगिन करते हैं उसी दिन असली एग्जाम शुरू होता है, क्योंकि अब सिर्फ एक इंसान नहीं, लाखों लोग एक साथ उसी डिजिटल वर्ल्ड में घुसने वाले हैं। और अगर सर्वर ने सिर्फ 10 मिनट के लिए भी जवाब दिया तो सोशल मीडिया पर कंपनी सालों की रेपुटेशन हिल सकती है। अब सोचो इतने सारे प्लेयर्स का डाटा जाएगा कहाँ? यही काम आता है सर्वर फार्म। ये कोई कंप्यूटर नहीं होता, दुनिया के अलग अलग हजारों हाई एंड मशीन 24 घंटे साल के 365 दिन चलती रहती है। इनका काम सिर्फ गेम चलाना नहीं है, हर प्लेयर्स का डाटा सेव करना, मैच कनेक्ट करना, चीटर्स को ट्रैक करना, अपडेट भेज और लाखों रिक्वेस्ट को हर सेकंड हैंडल करना। लेकिन सर्वर चलाना भी आसान नहीं है, इतनी मशीन्स लगातार हीट पैदा करती है, इन्हें ठंडा रखने के लिए अलग कूलिंग सिस्टम चाहिए। कूलिंग चलेगी तो सिटी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो करोड़ों का बिल आएगा, फिर इंटरनेट बैंडविड्थ का खर्च, बैकअप सर्वर, डाटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, DDoS अटैक से प्रोटेक्शन और 24/7 इंजीनियर्स जो आधी रात को भी सिर्फ इसलिए जाग रहे होते हैं कि कहीं दुनिया के किसी कोने में सर्वर डाउन ना हो जाए। और यही खर्च एक दिन का नहीं है, जब तक गेम जिंदा है तब तक ये मैटर चलता रहेगा। यानी जिस प्रोजेक्ट को लोग एक बार खरीदो और खेलो समझते हैं, उसके पीछे कंपनी हर दिन लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ उसे जिंदा रखने में खर्च कर सकती है। लेकिन सर्वर संभाल लेना भी काफी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ लोग गेम खेलने नहीं, गेम तोड़ने आते हैं। हैकर्स, चीटर्स और डेटा थीव से ऐसी लड़ाई होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है डिजिटल वर्ल्ड का सबसे इनविजिबल वॉर, जिससे ज्यादातर प्लेयर्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी देख ही नहीं पाते। गेम लॉन्च होते ही कुछ लोग मिशन कंप्लीट करने नहीं, सिस्टम तोड़ने आते हैं। किसी को अनलिमिटेड मनी चाहिए, किसी को रेयर आइटम्स फ्री में चाहिए, कोई पूरा सर्वर क्रैश करना चाहता है, कोई लाखों प्लेयर्स का डाटा चुराने की कोशिश करता है। हर अपडेट से पहले लाखों लाइन्स का कोड स्कैन होता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट सिर्फ हैकर्स की तरह सोचते हैं, वो खुद कोशिश करते हैं कि सिस्टम को कैसे तोड़ा जा सकता है ताकि हैकर्स उससे पहले रास्ता न ढूंढ ले। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ हैकर्स नहीं है। मान लो एक प्लेयर ने ऐसा बग ढूंढ लिया जिससे गेम भी करोड़ों की वर्चुअल इकोनॉमी बिगड़ जाए, या प्लेयर्स बिना मेहनत के सब कुछ अनलॉक करने लगे। सिर्फ एक बग और सालों से बैलेंस की गई पूरी इकोनॉमी कुछ घंटों में खत्म हो सकती है। इसीलिए हजारों टेस्टर महीनों तक एक ही काम बार बार करते हैं, एक ही मिशन सैकड़ों बार खेलते हैं, दीवार से टकराते हैं, कार पलटते हैं, रिवर में कूदते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं सिस्टम किसी अजीब सिचुएशन में टूट तो नहीं रहा। आप सोचो जिस गेम को तुम 50-60 घंटे खेलकर खत्म कर देते, उसे लॉन्च होने से पहले लाखों घंटों तक सिर्फ टेस्ट किया जाता है, फिर भी रिलीज के बाद बग्स निकल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपर चाहे कितनी भी टेस्टिंग कर ले, करोड़ों प्लेयर्स जिस तरह गेम खेलते हैं उतने कॉम्बिनेशन दुनिया की कोई भी टेस्टिंग टीम पहले से क्रिएट नहीं कर सकती। यानी गेम बनाना मुश्किल, लेकिन उसे सालों तक बिना टूटे जिंदा रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और अभी ये तो सिर्फ डिजिटल दुनिया को चलाने का खर्चा था, अभी तक कंपनी ने ये भी रिकवर नहीं किया कि इस प्रोजेक्ट पर लगाए गए हजारों करोड़ों रुपए वापस आते कैसे हैं। आखिर एक गेम कंपनी पैसा कमाता कैसे है कि कंपनीज इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाती, क्योंकि उन्हें पता है अगर प्रोजेक्ट हिट हो गया तो रिटर्न भी हिस्ट्री बना सकता है। एग्जांपल से समझो, पिछले पार्ट ने दुनिया भर में 21 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बेची। एनालिस्ट के मुताबिक उसकी लाइफ टाइम रेवेन्यू $8 से $9 बिलियन यानी कि लगभग 70 से 75 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है।
अब सोच 75,000 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। इतने पैसे में जमीन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक बुर्ज खलीफा जैसे 4-5 मेगा प्रोजेक्ट खड़े किए जा सकते हैं। सोचो एक डिजिटल प्रोडक्ट जिसने कई देशों की बड़ी कंपनी से भी ज्यादा कमाई कर ली। गेम एक बार बिकता है लेकिन उसका ऑनलाइन वर्ल्ड सालों तक कमाता है। हर नया अपडेट, हर ऑनलाइन सीजन, ऑप्शनल इन गेम परचेज डील्स, मेंबरशिप सर्विस, ब्रांड लाइसेंसिंग, मर्चेंडाइज, ये सब रेवेन्यू की अलग अलग स्ट्रीम्स बन जाते हैं। इसलिए उनका मानना है कि अगर नया प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन में खरा उतर गया तो आने वाले सालों में इसकी लाइफ टाइम रेवेन्यू 10 से 20 बिलियन या उससे भी ऊपर जा सकती है। ये ऑफिशियल नंबर नहीं, लेकिन इंडस्ट्री एस्टीमेट इसी रेंज की बात करते हैं। यानी शुरुआत में अगर 17,000 करोड़ लग गए तो कंपनी का टारगेट 20,000 करोड़ कमाना नहीं होता। टारगेट होता है अगले 10-15 साल में कई गुना रिटर्न बनाना। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ गेम लॉन्च नहीं होता, ये 10 साल की बिजनेस प्लानिंग का रिजल्ट होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रॉफिट इतना बड़ा है तो फिर दुनिया की बाकी कंपनी यही फॉर्मूला कॉपी क्यों नहीं कर लेती? आखिर उन्हें रोक कौन रहा है? पैसा, टेक्नोलॉजी, या फिर 10 साल तक बिना रिटर्न का इंतजार करने की हिम्मत? आखिर गेम ही तो बनाना है, क्योंकि बाहर से देखने में ये गेम लगता, लेकिन अंदर से ये टेक्नोलॉजी कंपनी, फिल्म स्टूडियो या लैब, सॉफ्टवेयर कंपनी, लीगल ऑफिस, इन पांचों का मिक्स होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम टाइम। आज की दुनिया में इन्वेस्टर 10 साल इंतजार नहीं करता। अगर किसी कंपनी ने आज 15 से 20,000 करोड़ लगा दिए तो शेयर होल्डर हर क्वार्टर पूछेंगे प्रॉफिट कहाँ है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में पहले 5-6 साल तक बेचने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ खर्च, सैलरी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, टेस्टिंग, और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर कंपनी हार मान लेती है। दूसरी प्रॉब्लम टैलेंट। कोडर मिल जाएंगे, डिजाइनर मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया के टॉप एआई इंजीनियर्स, फिजिक्स, प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स एक्सपर्ट, नेटवर्क इंजीनियर्स और सीनियर गेम डिजाइनर को एक ही प्रोजेक्ट पर 8 से 10 साल तक रोक कर रखना, यही असली चैलेंज है। क्योंकि अगर बीच में सिर्फ 20-30 सीनियर डेवलपर्स भी कंपनी छोड़ दे तो कई बार महीनों का डेवलपमेंट पीछे चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट अभी बाकी है। दुनिया की ज्यादातर यूनिटी या अनरियल इंजन जैसे रेडीमेड इंजन का इस्तेमाल करते, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये शानदार इंजन है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट अपना इंजन खुद बनाते हैं। अब सोचो अगर कार कंपनी अपना इंजन खुद बनाए, अपना गियर बॉक्स खुद बनाए, अपनी बैटरी खुद बनाए तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। यही चीज यहाँ होती है। अपना इंजन बनाने का मतलब सिर्फ गेम बनाना नहीं है, उस टूल को भी बनाना जिससे गेम बनाया जाएगा। और उस इंजन को 1-2 साल नहीं, कई कंपनीज 15-20 साल तक लगातार बेहतर बनाती रहती हैं। यानी एक तरफ गेम बन रहा है, दूसरी तरफ उस गेम को बनाने वाली मशीन भी अपग्रेड हो रही होती है। आप शायद समझ आ रहा होगा, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, एक्सपीरियंस का खेल है। क्योंकि 20,000 करोड़ खर्च करके भी कोई कंपनी ये गारंटी नहीं दे सकती कि उसका प्रोजेक्ट हिट ही होगा। और यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क पैसा नहीं है, फेलियर है। एक गलत लॉन्च और सालों की मेहनत, हजारों करोड़ और कंपनी की रेपुटेशन, सब कुछ एक दिन में हिल सकता है। तो अब जब कोई बोले भाई गेम ही तो है, शायद तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर रोड के पीछे हजारों घंटे की मेहनत, हर कैरेक्टर के पीछे किसी एक्टर की परफॉर्मेंस है, हर बिल्डिंग के पीछे लाखों लाइंस का कोड है, और उस पूरी दुनिया को जिंदा रखने के लिए 24/7 चलने वाले सर्वर्स हैं। लोग सिर्फ प्राइस टैग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे लगे 10-12 साल, हजारों एक्सपर्ट्स और हजारों करोड़ों रुपए नहीं देखते। यही वजह है कि दुनिया में हर साल सैकड़ों गेम्स आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया रुककर सिर्फ एक प्रोजेक्ट इंतजार करती है, क्योंकि वहाँ टारगेट सिर्फ गेम बनाना नहीं होता, एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड बनाना होता है जहाँ करोड़ों लोग अपनी असली दुनिया छोड़कर कुछ घंटों के लिए दूसरी दुनिया में जी सके। हमने पहले पहाड़ काट कर रास्ते बनाए, फिर आसमान में उड़ना सीखा, फिर समुद्र के नीचे शहर बनाया, और अब हम ऐसी डिजिटल दुनिया बना रहे हैं जहाँ करोड़ों लोग एक साथ जी सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बोले इतने पैसे गेम पर क्यों, तो उसे सिर्फ एक जवाब देना है, ये गेम नहीं है, इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी डिजिटल सिविलाइजेशन में से एक है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी रेस फोन या कार्स नहीं है, अपनी कल्पना को रियलिटी में बदलने की है। यही वजह है कि कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ रिकॉर्ड बनाते हैं और वो पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बदल देते हैं।